हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम ऑल ऑफ यू इन रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 सेशन पढ़ लिया है। आज हम लोगों का 5वां सेशन है और इस सेशन में हम लोग आणविकता तथा कोटि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको हेल्प मिले, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये जो PDF है जो पढ़ाया जा रहा है, इसका जो PDF है वो लेट्स लर्न के रसायन रूम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और यदि आप टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं और रसायन रूम टाइप करते हैं तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अभी नया ही चैनल बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें और जो भी पढ़ाया जाएगा मैं वहाँ पर उसका PDF प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आप लोग डेली जो पढ़ाया जाए उसका क्या करें, नोट्स बनाया करें। नहीं तो PDF मिल जाएगा, आप उसे रख लेंगे और उसको आप देख नहीं सकते हैं। जब एग्ज़ाम आएगा तो एक साथ इतना बड़ा PDF आप रिवीज़न नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर खुद से लिखे हैं अपने हैंड राइटिंग में तो वो रिवीज़न आप आसानी से कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से डेली का डेली आप क्या करें, PDF डाउनलोड करें और उससे नोट्स बनाएं। यहाँ से देखें तो हैं ही, देख कर पहले उसको क्या करें, समझें और समझने के बाद उसको वहाँ से लिखें। ठीक, तो इससे आपका जो प्रिपरेशन होगा वो और अच्छा हो जाएगा। जब आप 2 टाइम उसको करेंगे, एक बार यहाँ से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कुछ यहाँ से, समझेंगे उसको, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे, तो लिखते समय भी एक बार आप उसको ध्यान देंगे तो वो जो पढ़ाया हुआ चीज़ है वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये सब हो ही गया था। कल हम लोगों ने वेग स्थिरांक और ताप गुणांक मात्रक पढ़ लिया था, आर्यनीय समीकरण हो गया था और ये न्यूमेरिकल हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये कोई समीकरण है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाएं, क्या बना, H2O बना। यदि हम आपसे पूछें कि क्या यह समीकरण संतुलित है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, संतुलित है। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, संतुलित नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा समीकरण हमारा असंतुलित हो गया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यदि हम कोई समीकरण लिखें और उसमें एक तत्व तो संतुलित है और एक असंतुलित है तो हमारा समीकरण संतुलित है, ऐसा नहीं होगा। उस समीकरण में जितने भी तत्व हैं वो सभी संतुलित होने चाहिए। जैसे कि यहाँ जो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे। जैसे हम 2 लगाए, हमारा हाइड्रोजन असंतुलित हो गया, इसलिए हम यहाँ भी 2 लगाए। अब हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। इस प्रकार का जो समीकरण लिखा होगा उस समीकरण को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्पादों दोनों तरफ 2 तत्व दिए हों, यदि वो क्या हैं, उनकी संख्या बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आणविकता। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग जान ही गए। जब संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग जान गए तो आणविकता में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आणविकता यही कहती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। ठीक है, ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ये भी जान ले कि बाएं तरफ वाले को हम अभिकारक कहते हैं और एरो के दाएं तरफ वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे,
आणविकता कहेंगे। अगर इस अभिक्रिया के लिए आणविकता की बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ये यहाँ से नहीं देखेंगे हम लोग, हमको ये जो बैलेंस करने के लिए जो लगाए हैं नंबर्स, यानी जो मोलों की संख्या है हमें उसे देखनी है। तो 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2, और 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1, तो 2 और 1 3, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, ऐसा भी नहीं करना है कि एक छोड़ देना है हमें, जितने भी अभिकारक हैं उन सब की, हमें दाएं तरफ वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब कहाँ से है, इधर, केवल बाएं तरफ वालों से। ठीक है, तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ लिए हैं अमोनियम क्लोराइड, इसे हम लोग गर्म कर रहे हैं, अमोनिया बन रहा है और HCl बन रहा है। ठीक, अगर बैलेंस चेक करें इसमें हम, तो बैलेंस है 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर। हमारा समीकरण क्या है, संतुलित। अब हमें इसमें अभिकारक अणुओं की क्या देखना है, संख्या देखना है। तो अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, तो इधर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो कितना है, 1 है। तो अगर 1 है तो इसकी आणविकता भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अमोनियम क्लोराइड की आणविकता कितनी हुई, 1। दूसरा है हम लोग H2O। ठीक है, तो अगर हम H2O को गर्म करें तो H2 बनेगा, यहाँ O नहीं लिखा है, केवल H2। ठीक है, H2 बनेगा और O2 बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2H2 प्लस O2, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर भी। तो हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। अब इसकी आणविकता की बात आई, अभिकारक 1 ही है इसके पास और उसके आगे 2 लिखा है संतुलित करने के लिए, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो यही वाला है जो हम लोगों ने अभी यहाँ लिखा है। ठीक, तो 2 और इधर कुछ नहीं लिखा है तो 1। ठीक है, जोड़ लें, 2 प्लस 1 बराबर कितना, 3। तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। आणविकता बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग पहले से ही पढ़ लिए हैं, बस उसी को ध्यान में रखकर आपको डेफिनेशन बना देनी है कि यदि कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या होगी उसकी हम लोग क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। अब आणविकता के हम लोग गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आणविकता के कौन कौन से गुण हैं। तो केवल संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा ही आणविकता बताई जा सकती है, हम लोग अभी पढ़े ही हैं। यदि कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो उसकी आणविकता हम बता नहीं सकते हैं। आणविकता बताने के लिए जो पहला हमारा कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, हमारा समीकरण संतुलित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण हो रही है, यदि कोई अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण हो रही है तो उन सभी पदों की आणविकताएं भिन्न भिन्न होंगी। अब ये कौन सी बात है, कई पदों से क्या मतलब है, तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो एक पद में पूर्ण नहीं होती हैं। जैसे मान लो हम बात करें N2 प्लस O2, तो क्या बनेगा, N2 प्लस O2, यहाँ बन जाएगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। बाद में बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ 2 लगा दें, बैलेंस। ठीक, फिर ये जो NO है ये O2 से अभिक्रिया करके, फिर से O2 से अभिक्रिया करके, यहाँ पर NO रहेगा, NO प्लस O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, O2 से अभिक्रिया करके NO2 बनाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप ये हो गया, हमको बनाना था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये अभिक्रिया हमारा 2 स्टेप में पर हुआ। एक स्टेप ये वाला है और एक स्टेप ये वाला है। हाँ, ये तो बैलेंस हो गया, इसको भी बैलेंस करें तो 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन इधर और 3 इधर, 3 हम कर नहीं पाएंगे तो इसको इधर 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें, हमारा समीकरण संतुलित हो गया।
अब अगर हम आणविकता की बात करें तो इसकी आणविकता 1 और 1 2 होगी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2 है अभिकारक अणु, यहाँ पर 2 और 1 3। तो ये अभिक्रिया भले ही 2 पदों में पूर्ण हो रही है, लेकिन अगर इसकी आणविकता की बात करें तो अलग अलग पद की आणविकता हम अलग अलग बताएंगे। पहले पद की आणविकता 2, दूसरे पद की आणविकता 3। ठीक है, तो यदि कोई अभिक्रिया ऐसी है जो कई पदों में पूर्ण हो रही है तो उसकी आणविकताएं अलग अलग पदों द्वारा भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। अब ये जो सैद्धांतिक है इसका क्या मतलब है? तो सैद्धांतिक का मतलब इसे हम लोग देखकर, अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं कि आणविकता का मान कितना है। हमें कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है कि हाँ उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालें, ठीक है, या किसी मशीन में डालें फिर कहें बताओ इसकी आणविकता कितनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अभिक्रिया लिखें, अभिक्रिया को संतुलित करें, संतुलित करने के बाद उसमें जो संख्या दी हुई है उसको चेक करें, और चेक करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से आणविकता को बता सकते हैं। आणविकता सदैव धनात्मक होती हैं, ठीक, ये ऋणात्मक नहीं होती हैं, या शून्य भी नहीं होंगी, भिन्नात्मक भी नहीं होंगी। अभी हम लोग कोटि पढ़ेंगे आगे, तो कोटि में बताया जाएगा कि शून्य ऋणात्मक होता है, भिन्नात्मक होता है, धनात्मक होता है, यानी कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन आणविकता के साथ ऐसा नहीं है, आणविकता हमेशा बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव मतलब धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक होने का कोई चांस नहीं है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है कि 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 अमोनिया बना रहा है, तो इसकी आणविकता 1 और 3 4 हो गई। और यहाँ बताया जा रहा है आगे कि 3 से अधिक आणविकता रखने वाली अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 3 से अधिक हों वो बहुत ही कम पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। संतुलित रासायनिक समीकरण है कोई, तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी उसे हम लोग आणविकता कहेंगे। गुण क्या हो गए, अगर हमें आणविकता लिखनी है तो समीकरण संतुलित होना चाहिए। ठीक, यदि कोई अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण हो रही है तो उसकी आणविकता अलग अलग होगी। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, इसे हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया थर्ड पॉइंट। आणविकता धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होगी, भिन्नात्मक नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। पांचवा जो है 3 से अधिक आणविकता रखने वाली अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती है, ये बात हो गई आणविकता की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक कौन सा है, अभिक्रिया की कोटि। ये मान लीजिए कि ऐसा कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। पूरा चैप्टर आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है या आप ये पढ़े हैं तो आप मान के चलिए कि आपका रासायनिक बलगतिकी प्रिपेयर है। आपको इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, 2 से 3 नंबर आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कोटि से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बार क्या, आप जितना भी पेपर उठा लेंगे सब में कोटि कोटि कोटि, चाहे कोटि और आणविकता में अंतर पूछ लें, चाहे कोटि के गुण पूछ लें, चाहे कोटि कैसे निर्धारित करेंगे, या शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोटि किसे कहते हैं, तो कोटि को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें, स्क्रीन पे चलते हैं नहीं। तो हमारा कोटि अगर हमको समझना है तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या था, R बराबर K इंटू A की सांद्रता पे घात N, A की सांद्रता पे घात N। और हमने बताया था कि अभिक्रिया के वेग, ये वेग हो गया अभिक्रिया का, तथा अभिकारक की सांद्रता, इसे अभिकारक की सांद्रता बनाए थे। क्यों, क्योंकि माना था हमने कि A कोई अभिकारक है और A से क्या बन रहा है, B कोई उत्पाद बन रहा है। ठीक, तो अगर A अभिकारक है तो ये है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, A की सांद्रता पे घात N। और हमने कहा था कि ये N क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। और हमने कहा था कि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो N क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो डेफिनीशन क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि की, कि अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में
अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखने में अभिकारक की सांद्रता के ऊपर लगाया गया जो उचित घातांक होगा। अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखने में अभिकारक की सांद्रता के ऊपर लगाया गया जो उचित घातांक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो यहाँ पर n क्या हो गई, अभिक्रिया की कोटि हो गई। ठीक है, अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो ये हो गई हमारी, हाँ, अभिक्रिया की कोटि पे हम लोग आ गए। डिफिनीशन है इसकी, किसी अभिक्रिया में, यहाँ से डिफिनीशन स्टार्ट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखिएगा। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होता है, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये यहाँ पे लिखा है फार्मूला, तो इस फार्मूले को आप लोग ब्लैक स्केच से लिखिएगा। R = K × A की सांद्रता पे घात n, जहाँ n बराबर अभिक्रिया की कोटि। ये हम लोग जान पाए अपने उस नियम से जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब हम इसको दूसरे शब्दों में भी समझते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या, कौन सी संख्या, ये जो ऊपर n लिखा है इसी संख्या की बात कर रहे हैं कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या, कौन सी संख्या, ये n, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो ये डेफिनेशन ज़्यादा इजी है क्योंकि हमने इसे पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, आसानी से हम लिख भी सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। A और B कोई अभिकारक है और इससे उत्पाद बन रहा है C और D। यहाँ पर A के मोलों की संख्या स्मॉल a है, B के मोलों की संख्या स्मॉल b, C के मोलों की संख्या स्मॉल c और D के मोलों की संख्या स्मॉल d। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि A और B की सांद्रताएं क्रमशः N1 और N2 है, अर्थात जो सांद्रताएं हैं वो N1 और N2 पर निर्भर करती हैं। A और B की जो सांद्रताएं हैं वो N1 और N2 पर निर्भर करती हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर n पर निर्भर कर रही थी, ऐसे हम लोगों ने मान लिया A के लिए तो n था, लेकिन चूंकि 2 आ गया यहाँ पर, तो A के लिए हमने N1 मान लिया है और B के लिए N2 मान लिया है। अब अगर हम अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखें तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, R = K × A की सांद्रता पे घात n1, B की सांद्रता पे घात n2। ठीक है, अब हमें कोटि पता करनी है, तो इन सांद्रताओं पे जो उचित घातांक है उसे हम लोग क्या करें, ऐड कर लें। कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, तो n1 + n2 हो जाएगी। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के उचित घातांक के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब सांद्रताओं के योग तो हम लोग इसी से बना दिया गया है अभी, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि n1 + n2 वाला। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ और n2 लिखे कि यदि कोई अभिक्रिया है, अभिकारक की सांद्रता है और उसके ऊपर उचित घातांक है, तो उन दोनों को क्या करें, ऐड कर लें। ठीक, कोई मतलब नहीं है इस डेफिनेशन का, लिखा है लिखा रहने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते सर जी ये तो बताया नहीं आपने। तो 10 डेफिनेशन हमको नहीं याद करनी है, हमें मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, तो हमें केवल वो पढ़ना है सटीक जो हमारे एग्ज़ाम में आए और हमारे लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने आणविकता के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर H2 है जो Cl2 से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। इसके लिए अच्छा हाँ, किसी भी अभिक्रिया का अगर हमें कोटि निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये वेग नियम लिखेंगे। सबसे पहले वेग नियम जब लिखेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि जो हमारा अभिकारक है उसके ऊपर कितनी घात लिखी है। ठीक है, तो हमने अभिक्रिया का वेग नियम लिखा। तो ये अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया
अभिक्रिया कर रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। HNu क्या है? सूर्य का प्रकाश, तो बन रहा है 2HCl। अब अगर कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया ही होगी। लेकिन फिर भी हम लोग R लिखते हैं, R बराबर K इंटू H2 की सांद्रता उचित घातांक कितना? 0, और Cl2 की सांद्रता उचित घातांक कैसा? 0। दोनों पे घातांक 0 था तो 0 + 0 0 आया। तो यह अभिक्रिया हमारी कैसे हुई? किस कोटि की हुई? तो शून्य कोटि की हुई। ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि सोडियम एसीटेट जो है वो जल से अभिक्रिया कर रहा है। जल क्या है? अधिक मात्रा में है। अधिक मात्रा में जल रहेगा ही क्योंकि विलायक का काम कर रहा है। और इससे क्या बन रहा है? हमारा एसिटिक अम्ल बन रहा है और NaOH बन रहा है। तो यदि किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद आधिक्य में होता है तो उसकी कोटि 0 होती है, उसकी कोटि 0 होती है। तो यहाँ पर H2O की जो सांद्रता होगी, उचित घातांक जो निर्भर कर रहा है वह कितने पे है? 0 पे। और ये जो सोडियम एसीटेट है हमारा, इसका जो उचित घातांक है वह कितना है? 1 है। तो कोटि कितनी हो जाएगी? इसको और इसको ऐड कर लें, 1 और 0 बराबर 1। तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की हुई क्योंकि यहाँ पर 1 आया। अगला एग्जाम्पल हमारा है एसिटिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट और जल बना रहे हैं। सोडियम एसीटेट के ऊपर उचित घातांक 1, NaOH के ऊपर भी उचित घातांक 1, और 1 कितना हो गया? 2 हो गया हमारा। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया हमारा। हाँ, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। अब सारी बातें तो हो गई। बात यहाँ पर ये आती है कि सर जी कैसे जान पाए कि यहाँ पर इसकी घातांक 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो भाई 1 दिख रहा है, बैलेंस में 1 है, लेकिन सर यहाँ 0 बता रहे हैं। यहाँ भी 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी सर 0 बता रहे हैं। तो भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हम उसकी कोटि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये आणविकता की तरह सिंपल और सरल नहीं है कि हम देखें अभिक्रिया को और आणविकता बता दें। कोटि क्या है? कोटि का मापन हम लोग प्रयोगात्मक करेंगे, प्रयोगों के द्वारा करेंगे। कोटि जो है निर्धारित करना एक सैद्धांतिक मान नहीं है कि कोटि कोई सैद्धांतिक मान है जिसे हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। यह एक प्रयोगात्मक मान है जिसे हम लोग लैब में ही निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हम उसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने आणविकता में पढ़ा था कि आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, वैसे हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कि कोटि एक प्रयोगात्मक मान है। विशेषताओं में देखिए पहला पॉइंट लिखा है कि क्या है? प्रयोगात्मक मान है। प्रयोगात्मक मतलब कि किसी अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यदि हमें हमारे सामने कोई भी रिएक्शन लिख दे और कहे इसकी कोटि बताओ, तो हम कहेंगे हमें इसकी कोटि नहीं आती है। ठीक है, लेकिन आणविकता पूछ रहा है तो उसको संतुलित करेंगे और संतुलित करने के बाद अभिकारक के जितने भी अणु होंगे हम बता देंगे कि उसकी आणविकता होगी। लेकिन कोई कोटि पूछ रहा है तो हम उसको कोटि नहीं बताएंगे। ठीक है, बताएंगे कहाँ से, आता ही नहीं है जब। लेकिन यदि कोई रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए इसी प्रकार का कोई लिखा है जैसे H2 + I2, और रटने वाली बात है, रट लेंगे तो भाई जान ही जाएंगे इतना थोड़ा बहुत चीज़। H2 + I2 और यहाँ पर कोई लिख दे HNu जैसे लिखा वैसे हम जान जाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। क्या बन गया है हमारा? 2HI। तो जैसे ही हमने HNu देखा, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया ही होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, ये वाला, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा, जैसे ये वाला है कि ये अधिक है तो इसकी कोटि तो 0 हो गई, लेकिन इसकी कोटि 1 है कि नहीं ये हम कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए अभिक्रिया में कहा जाएगा कि जो सोडियम एसीटेट है वह प्रथम घात पर निर्भर करता है। सोडियम एसीटेट की सांद्रता प्रथम घात पर निर्भर करती है। प्रथम घात पर निर्भर करेगी तो यहाँ हम 1 लगाएंगे, यहाँ 0 हम जान गए अधिक में है, तो 1 और 0 जोड़े तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ भी कहा जाएगा कि जो एसिटिक अम्ल है उसकी सांद्रता प्रथम घात पर और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी सांद्रता प्रथम घात पर निर्भर करती है। ठीक है, अपने मन से हमें इसको बैलेंस करके हमने 1-1 नहीं लिख दिया है, यहाँ पर
पहले से ही जो फैक्ट पता थे हमको, हम लोगों ने वही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आणविकता जो है, आणविकता दूसरी चीज़ हो गई और कोटि दूसरी चीज़ है। आणविकता को हम लोग देखकर जान सकते हैं और कोटि को हम लोग देखकर जान नहीं सकते हैं। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है और कोटि एक प्रयोगात्मक मान है। उम्मीद है आप लोग इतना जान गए होंगे। अगर समझ में अभी भी ना आया हो तो वीडियो को फिर से क्या करिएगा, दोबारा देखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभिक्रिया की कोटि शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था आणविकता में कि वो केवल पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। शून्य हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक नहीं लिखा यहाँ, धनात्मक भी लिख लीजिएगा। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, अभिक्रिया की आणविकता की तरह जो कोटि है वह भी 3 से अधिक नहीं हो सकती है या बहुत कम होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता की तरह 3 से अधिक कोटि वाली अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। तो देखिए, जैसे अगर हमें कोटि की विशेषता याद हो गई तो आणविकता की विशेषता हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, बस इतने ही इसमें अंतर विशेषताएं थी, 3 विशेषताएं हो गई। अब हम लोग दोनों की तुलना करते हैं, कोटि और आणविकता की। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अपना ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि आभासी एक अणुक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, या आभासी एक अणुक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो भैया, यदि कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसकी कोटि तो 1 हो लेकिन आणविकता कितनी हो, 2 हो, कोटि 1 हो परंतु आणविकता 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर 2, ठीक है, कोटि 1 परंतु आणविकता कितनी हो, 2 हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहेंगे। हम लोग एग्जाम्पल वही ले लिए जो पीछे पढ़े थे अभी, एक कोटि वाला। तो सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया H2O से करा रहे हैं, H2O आधिक्य में है तो एसिटिक अम्ल बन रहा है और NaOH बन रहा है। इसका हम लोग वेग नियम लिखे। बिना वेग नियम लिखे हम लोग आणविकता कोटि नहीं बताएंगे, तो हम लोगों ने वेग नियम लिखा। सोडियम एसीटेट पे घात 1 था, जल पे घात 1 है, तो 1 और 0 बराबर 1, कोटि प्रथम आ गई। अब आणविकता निकालें। आणविकता निकालने के लिए समीकरण संतुलित होना चाहिए, समीकरण संतुलित है। इसके आगे भी 1 और इसके आगे भी 1, 1 और 1 को जोड़ा हमने तो आणविकता कितनी आ गई, 2 आ गई। तो भैया कोटि प्रथम आई, आणविकता 2 आई, तो ये आभासी एक अणुक अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें कुछ जाम नहीं है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। 1 आणविकता 2 कोटि, 1 कोटि 2 आणविकता, 1 कोटि 2 आणविकता, तो वो हमारा आभासी एक अणुक हो जाएगा। एक की बात हो, आभासी एक अणुक, एक अणुक से आणविकता याद कर लेंगे कि 1 आणविकता, 1 कोटि, आभासी एक अणुक से 1 कोटि और आणविकता कितनी, 2, ठीक है। तो 1 कोटि 2 आणविकता अगर किसी की है तो वह आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम लोग चलते हैं आणविकता और कोटि में अंतर क्या है। तो पहला जो अंतर है वो हम लोग डेफिनेशन ही लिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। दोनों की जो डेफिनेशन पढ़े थे वो लिख लेंगे यहाँ पर। और अगर दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ें तो दूसरे पॉइंट में जो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका गुण है, यह एक सैद्धांतिक मान है और यह एक प्रयोगात्मक मान है। थर्ड जो इसमें जो है आणविकता का कि यह धनात्मक हो सकता है, उसे लिख लेंगे। और कोटि में यह कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए इनमें अंतर। और भी अंतर आपकी किताब में लिखे हैं हमने, यहाँ जो मुख्य अंतर था उसका वही हमने लिखा है ताकि आपको याद रहें। यहाँ पर अगर हम 50 लिख दें या 10 लिख दें तो कोई मतलब नहीं है, इतने अंतर हमें याद भी नहीं रहेंगे और एग्ज़ाम में हम लिख भी नहीं पाएंगे। और अंतर अगर आपको चाहिए तो आप अपनी किताब में पढ़ ही लीजिएगा। यहाँ जो मेन अंतर है जो हमें नंबर दिलाएंगे, हमने केवल वही मेंशन किया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आणविकता पढ़ा और कोटि पढ़ा, ठीक है। इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अगला जो वीडियो होगा इसी के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। अभी कोटि कैसे निर्धारित करते हैं हम लोग उसे नहीं जान पाए हैं, तो कोटि का जो निर्धारण है, कोटि का
निर्धारण ये हम लोग कल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज तक जितना पढ़ाया गया है आप लोग उसका नोट्स बना लीजिए। जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने नोट्स नहीं बनाया होगा, तो अभी हम टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए और इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, ठीक। और जाते जाते यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि हम कोई वीडियो डालेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।